नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते अच्छे होंगे और आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज का विषय हमारा प्लेटो का आदर्श राज्य व्यवस्था है और इनकी जो कुछ चर्चाएं प्लेटो का हम पिछले कुछ लेक्चर में कर चुके हैं। जो भी ये वीडियो देखते हैं उससे पहले आप जाकर के देख सकते हैं। और आज का मुख्य विषय हमारा यह है कि प्लेटो एक जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है और इन्होंने किस तरीके से राजनीतिक विज्ञान में एक परिवर्तन लाने का प्रयास किए और यहाँ से एक राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत हुई। तो अगर आप राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई कर रहे हैं या राजनीतिक विज्ञान से जुड़े कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे एमए कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, तो आपके लिए यह तथ्य उपयोगी है और काफी ज्यादा रोचक भी है कि जब राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत करते हैं तो प्लेटो अरस्तु मुख्य बिंदु बन जाता है और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में इनका एक अहम पहचान है। तो चलिए हम लोग आज इनकी राज्य व्यवस्था पे चर्चा करते हैं। तो प्लेटो की जो पुस्तक है द रिपब्लिक, इसमें इन्होंने राज्य के बारे में, आदर्श राज्य के बारे में कल्पना किया। इनकी जो राज्य व्यवस्था है पूर्णतः कल्पना पर आधारित है और व्यवहारिक जीवन में यह राज्य व्यवस्था सफल होना मुश्किल है। तो इसीलिए तो प्लेटो ने राज्य को परिभाषित किए और प्लेटो के अनुसार राज्य वह है जो प्राकृतिक रूप से होता है। अर्थात देखेंगे प्लेटो ने राज्य संबंधी विचार में कहा कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और यह स्वाभाविक संस्था भी है और साथ ही साथ यह राज्य नैतिक है। इसको समझते हैं कि जब राज्य का निर्माण होता है तो किस परिस्थितियों में राज्य का निर्माण होता है। जैसे हम किसी भी जगहों पे जब हम रहते हैं तो हमें मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, आवास इत्यादि, रहन सहन के लिए, यातायात के लिए, अन्य सारी चीजों की सुख सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है और जो राज्य के निर्माण में यह सहायक होता है। तो इसीलिए कहा जाए तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है प्लेटो के अनुसार से और यह एक स्वाभाविक संस्था या स्वयं से होने वाली संस्था है। तो राज्य को निर्माण को लेकर के इन्होंने एक कोड दिया कि राज्य कोई पत्थर या किसी पहाड़ या कोई चट्टानों से नहीं बना है, बल्कि और ना ही यह किसी, इस राज्य का जो निर्माण है किसी ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से इनका निर्माण हुआ है। यानी कि जो प्लेटो का राज्य है वो चरित्रवान राज्य है, अर्थात चरित्रों से बना हुआ है। यहाँ के में जितने भी राज्य में वर्ग है वो सभी चरित्रों से, उनके चरित्रों से राज्य का निर्माण होता है। अब प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या को 5040, अर्थात जो राज्य की आदर्श संख्या है वो 5040 होगी। अब प्लेटो के राज्य का जो राज्य के कुछ सिद्धांत है उस सिद्धांत को अध्ययन करते हैं, जिसमें कि प्लेटो ने अपने राज्य में प्रमुख सिद्धांत पर आधारित बताया, जिसमें कि पहला क्या है ना, श्रम विभाजन का सिद्धांत है। लेकिन प्लेटो का राज्य जो है वो श्रम आधारित है। कहने का अर्थ मेरा यह है कि प्लेटो ने जिस राज्य की कल्पना की उस राज्य में 3 वर्ग, सामाजिक वर्ग है। पहला हमारा उत्पादक वर्ग है, दूसरा सैनिक वर्ग है और तीसरा हमारा क्या है, दार्शनिक वर्ग है। और इस तीनों वर्ग का अलग अलग काम है। जो दार्शनिक वर्ग है वो राज्य और सत्ता चलाएंगे और जो सैनिक वर्ग है वो सुरक्षा प्रदान करेंगे और राज्य के अंदर और राज्य के बाहर दोनों की स्थिति में वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। अगर आक्रमण होता है तो उस स्थिति में भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब तीसरा है उत्पादक वर्ग, और उत्पादक वर्ग हमें अधिक से अधिक उत्पादन करके देंगे, जिससे कि राज्य का क्या होगा, कल्याण होगा, राज्य उन्नति करेगा, राज्य समृद्ध होगा। तो इस तरीके से देखा जाए राज्य हमारा श्रम विभाजन पर के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा हमारा आता है आदर्श राज्य के 3 वर्ग, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अभी आपके साथ मैंने चर्चा किया कि प्लेटो ने 3 वर्ग में समाज को बांटा, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जिस तरीके से यह तीनों समाज को संचालित करेंगे, हमारा समाज, हमारा राज्य अच्छा चलेगा। अब आइए तीसरा हमारे पास है 3 वर्ग और 3 आत्मा के 3 तत्व।
अब इन्होंने समाज को, राज्य को 3 वर्गों में बांटा और उस 3 वर्ग में 3 आत्मा दिए, लक्षण दिए और उनके 3 तत्व है, सद्गुण है। आइए बात करते हैं जो दार्शनिक वर्ग है। अब इस दार्शनिक वर्ग के जो मुख्य लक्षण या आत्मा कहेंगे तो इसके अंतर्गत क्या है, ज्ञान है, और इसके जो मुख्य तत्व और सद्गुण कहेंगे यह विवेक है। अब दार्शनिक वर्ग ज्ञान और विवेक के आधार पर राज्य का क्या करेंगे, संचालन करेंगे, राज्य को अच्छे तरीके से चलाएंगे, क्योंकि आदर्श राज्य में राजा को शक्ति अधिक प्राप्त है, क्योंकि वह विवेक से किसी भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का महत्व अधिक दिया है, क्योंकि वो राजा ही है जो राज्य का नियंत्रण करेंगे और राजा अपने शक्ति से राज्य का संचालन करेंगे। तो ये एक प्रकार से दार्शनिक वर्ग हो गए। अब दूसरा आ गया सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग क्या है ना, कि सैनिक वर्ग क्या करेंगे, हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे, उत्पादक वर्ग को और हमारे जो सैनिक, ये दार्शनिक वर्ग है, इन दोनों को क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, आंतरिक भी और बाहरी आक्रमण की स्थिति में भी, दोनों स्थिति में यह हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से, मनोवेग और साहस के माध्यम से। सैनिक वर्ग हमें सैनिक वर्ग क्या है ना, के अंदर ज्यादा से ज्यादा साहस होता है और उसके अंदर मनोवेग होते, अभिवृत्तियां होती है, इमोशंस होते हैं, जिसको वह अभी प्रेरित करके, मोटिवेट होकर के वह राज्य में अपना जीवन समर्पित करते हैं और फिर वह राज्य के लिए कार्य करते हैं। उत्पादक वर्ग में 2 तत्व है, जिसको देख एक तत्व है जिसमें कि एक आ रहा है, आत्मा है तृष्णा, और तत्व हमारे संयम है, जिसको सद्गुण भी कहते हैं। अब देखेंगे ये तृष्णा और संयम के माध्यम से राज्य में अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन होने के कारण राज्य हमारा समृद्ध और विकसित होता है और हमें, हमारे जो ऊपर है कोई भी बोझ नहीं पड़ता, यानी कि राजा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अगर राज्य में धन संपदा अधिक बनी हुई है, भोजन खाद्य पदार्थ की चीजें उपलब्ध है, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है, तो राज्य में राजा के प्रति कभी विरोध नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से देखें कि